वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं सीबीएसई रिपीट करके पूछ रहा है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो में कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ताकि आपकी जो मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे प्रिपरेशन से हो जाए। तो उससे पहले जितने बच्चों ने एमसीक्यूज की वीडियो को नहीं देखा है, आप उसे भी देख सकते हो। हमने टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। साथ ही साथ चैनल पर आप सभी को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे चैप्टर्स जो है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग आज जानेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें सीबीएसई रिपीट करता है और हर बार एग्जाम में पूछता है। तो आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेयर केस, ठीक है, सीढ़ी नुमा, ठीक है, स्टेयर केस मेथड की व्याख्या कीजिए तथा 12 टीमों का सीढ़ी नुमा पद्धति से फिक्सचर तैयार करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अभी हम बिल्कुल डिटेल में नहीं बात करेंगे, हम लोग बस क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उसको देखेंगे। तो सीढ़ी नुमा में क्या होता है कि इस विधि में कोई भी हम बाई नहीं देते हैं, कोई भी किसी भी टीम को। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेयरकेस मेथड का यूज करोगे, जब भी आप सीढ़ी नुमा पद्धति का यूज करोगे किसी टीम का फिक्सचर बनाने में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सीढ़ी नुमा पद्धति में बाई किसी भी टीम को नहीं दी जाती है। तो इस विधि में आपको कोई भी बाई नहीं दी जाएगी। आपको ध्यान देना है, टीमों की संख्या सम हो या फिर विषम हो, इससे हमें कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, या तो टीम ओड नंबर में हो या इवन नंबर में हो, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। हम इसमें किसी भी टीम को बाई नहीं देंगे। हम इसमें प्रत्येक टीम का दूसरी टीम के साथ मैच कराया जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे टीम 1 का मैच टीम 2 से, टीम 1 का मैच फिर 3 से, 1 का मैच 4 से, 1 का मैच 5 से, 1 का 6 से, 1 का 7 से, 1 का 8, 1 का 9 से, 1 का 10, 1 का 11 और 1 का 12 से। तो प्रत्येक टीम दूसरी टीमों के साथ मैचेस अपना सिर्फ एक बार ही खेलेगी। ठीक है, तो ये क्रम जो है कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसी पद्धति को हमने क्या कहा, हमने स्टेयरकेस मेथड यानी कि सीढ़ी नुमा पद्धति कहा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए। ठीक है, यानी कि नॉकआउट मेथड का हमें यूज करना है। नॉकआउट में क्या होता है कि अगर एक टीम जो है वो पार्टिसिपेट करती है और वो हार जाती है, तो उसको उस प्रतियोगिता से, उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर तैयार करिए। 13 टीमों का हमें फिक्सचर तैयार करना है। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें कितने फिक्सचर होंगे। तो देखो, n बराबर n-1 का आपको यूज करना है, यानी कि हमारा फॉर्मूला है n जो है, n हमें इंडिकेट करता है नंबर से। ठीक है, n हमें यहाँ पर इंडिकेट करता है नंबर से। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 13 टीमों का फिक्सचर हम कैसे निकालेंगे। तो कुल टीमों की संख्या, ठीक है, n इज इक्वल टू n-1 करेंगे। हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ टीम है, तो टोटल टीम कितने हैं, 13। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास n जो है वो हो जाएगी 13, इसमें से हम एक कम करेंगे तो 12 फिक्सचर निकल कर आता है। तो टीमों का अगर फिक्सचर आपको निकालना हो, ठीक है, तो आप n इज इक्वल टू n-1 का यूज कर सकते हो, जहां पर जो n है वो आपको टीमों को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे राउंड की तरफ जो आओगे, तब आप इसमें क्या करोगे, आप इसके राउंड निर्धारित करोगे कि एक टीम जो है कितने मैचेस, मतलब कितने उस पूरी प्रतियोगिता में कितने राउंड कराए जाएंगे। तो सर आप कहोगे 4, यानी कि अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास 12 टीमें हैं तो 12 टीमों के लिए हम कितने राउंड कराएंगे। तो सर 12 टीमों के लिए आपको जो है 4 राउंड कराने पड़ेंगे। ठीक है, और कुल बाई 2 अगले की पावर, कुल टीमों की संख्या 16-3, ये तो कुछ, ठीक है, इस तरीके से आप इसको निर्धारित कर सकते हो। फिर आप इसमें बाई और कितनी टीमों को आप बाई दोगे। जब भी आपको बाई देने का अगर आपका कॉन्सेप्ट आए, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम बाई देंगे तो आपको नीचे से आपको बाई देना स्टार्ट करना है। सपोज करो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 4 राउंड कराए जाएंगे। ठीक है, 4 राउंड 12 टीमों के लिए, 12 टीमों के लिए आपको कितने राउंड कराने थे सर, आपको राउंड कराने थे 4। ठीक है, तो अगर मान लो ये हमारे 4 राउंड के मैचेस हैं, तो हम सबसे पहले नीचे वाली टीम को बाई देंगे, फिर ऊपर वाली टीम को बाई देंगे।
फिर नीचे वाली टीम से बाई सेकंड, थर्ड बाई जो होगी नीचे से, और फोर्थ बाई जो होगी वो ऊपरी अर्घ की चौथी टीम को हम बाई देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, कुछ इस तरीके से आपको बाई देना है, ठीक है। ये आपको सभी को समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि किसी भी, देखो कुछ इस तरीके से, है ना? ये आपने देखा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 13 टीम्स थी, ये ऊपरी अर्ग में हमने डिवाइड किया, है ना? हमने पहली बाई नीचे वाली टीम को दिया, फिर एक बाई हमने ऊपर वाली टीम को दिया, उसके बाद फिर हम थर्ड बाई और उसके बाद फोर्थ बाई। कुछ इस तरीके से आपके जो फिक्सचर है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों की सूची बनाइए। तो आप अगर कोई सपोज करो कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपको उस इवेंट को कराने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सर सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट को लेकर आएंगे, हम बात करेंगे मैनेजमेंट का समिति की, यानी कि प्रबंधन समिति की। हमारा मैनेजमेंट समिति आएगा, उसके बाद हम कार्य समिति की बात करेंगे। हम, अब देखो हम कोई चीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, हम कोई खेल करवा रहे हैं, तो उस खेलों के लिए हमें परिवहन की जरूरत पड़ने वाली है ना? मतलब कि हमारे गेस्ट को लेके आना, लेके जाना, हमारे जो प्लेयर होंगे उनको लेकर आना, उनको लेकर जाना, तो इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को परिवहन समिति की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ अब वो सारे प्लेयर आ भी गए, तो उन प्लेयरों के लिए हमें भोजन की व्यवस्था कराना, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कराना। तो अब हमें जरूरत पड़ती है भोजन और आवास समिति की। साथ ही साथ अधिकारियों के लिए हम एक अलग समिति बनाते हैं। तो ऐसे समिति क्या करती है, अधिकारियों को रिसीव करना, उनकी देख रेख करना। खेल मैदान में उपकरण समिति का यूज हम लोग करते हैं, यानी कि उपकरण समिति में क्या आ जाएगा, तो जैसे कोई स्पोर्ट्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया, तो उस स्पोर्ट्स में जितने भी इक्विपमेंट हमारे लगने वाले हैं, सपोज हम लोग क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हमें बैट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें स्टंप्स की जरूरत पड़ेगी, हमें ग्लव्स हो गया, बॉल हो गए। तो इन सारी चीजों के लिए हमने एक उपकरण समिति का निर्माण किया। हमें फिर लास्ट में प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति चाहिए, जो कि उस प्रतियोगिता की देख-रेख, ओवरऑल देख-रेख करे। तो क्या क्वेश्चन था कि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों की सूची बनाइए। तो 6-7 समितियों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन से लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आपको इसको लीव नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं कि स्वागत और सजावट समिति के कार्य बताइए। देखो, स्वागत समिति और सजावट समिति क्या करेगी, तो प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले, ठीक है, प्रतियोगिता को शुरू होने से पहले जो हमारे गेस्ट होंगे, जो हमारे अतिथि होंगे, उनका स्वागत करना, उनको रिसीव करना, उसके बाद उनके जो जो स्पोर्ट्स, जो भी कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, उससे संबंधित आपको उसकी जो सजावट करना, इन सारी चीजों का जो देख-रेख है, वो भी आप इसमें करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विज्ञापन समिति के योगदान के बारे में आप बताइए। तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि भाई विज्ञापन समिति क्या करती है? तो आपको ध्यान देना है कि प्रचार समिति का अर्थ होता है विज्ञापन समिति, यानी कि कभी-कभी आपसे एग्ज़ामिनर प्रचार समिति भी दे देगा। इसका अगर अन्य नाम आप देखो विज्ञापन समिति का, तो आप कहोगे सर इसका दूसरा नाम हो गया प्रचार समिति। तो कभी-कभी विज्ञापन समिति दे देता है, कभी प्रचार समिति दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रचार समिति का अर्थ होता है कि सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक, टीम आदि को पहले ही प्रतियोगिता की जानकारी भेजना। यह समिति प्रतियोगिता के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम, जैसे कि पोस्टर का यूज़ करना, टेलीविज़न का यूज़ करना, समाचार पत्र का यूज़ करना, इन सारी चीज़ों का यूज़ करती है। इस समिति का मुख्य कार्य है प्रतियोगिता की तिथि, स्थान व प्रतियोगिता के कार्यक्रम के बारे में जानकारी भेजना है। इस समिति का मुख्य जिम्मेदार खेल का प्रचार करना है, ठीक है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रचार करना, प्रसार करना, ठीक है, विज्ञापन देना। तो ये क्या करते हैं, जैसे अभी आप देखो आईसीसी का कोई क्रिकेट का इवेंट होता है, तो उसका आपने इंस्टाग्राम हैंडल भी देखा होगा, यूट्यूब हैंडल भी देखा होगा, जिसपे वो क्या करती है कि सपोज़ इंडिया के मैचेज़ है, तो इंडिया के मैचेज़ की डिटेल आपको भेजती है। आप उसकी रील्स देखते हो, आपको पता चलता है कि भाई इंडिया-पाकिस्तान का मैच होने वाला है, आपको टाइमिंग का पता चलता है, आपको वेन्यू का पता चलता है। तो यही सारे काम विज्ञापन समिति ओवरऑल करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योग क्या है? योग देखो डेफिनेशन कभी-कभार एग्जामिनर पूछता है, तो आपको ध्यान देना है योग क्या है, तो आपको पता होगा। योग शब्द की उत्पत्ति हम लोगों का संस्कृत शब्द युज से होता है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत चेतना या फिर आत्मा का सार्वभौमिक मिलन। जब हमारी जो आत्मा या हमारे मन का, हमारी चेतना का जब आपस में मिलन होता है, तो उसी को हम लोग योग के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है।
यह एक शारीरिक व्यायाम है तथा मनुष्य और आत्मा की अनंत संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में, छोटे मार्क्स में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धनुषाकार पैर के लक्षण और कारण बताइए। तो धनुषाकार पैर के लक्षण और कारण क्या क्या है? तो दोनों घुटनों के बीच की दूरी जरूरी से ज्यादा बढ़ जाती है, पहला पॉइंट। पहले हम लक्षणों को देख लेते हैं। खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में तथा दौड़ने की स्थिति में जो घुटने हैं हमारे बाहर की ओर आ जाते हैं, ठीक है। टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि धनुषाकार आपने पैर देखे होंगे, उसका लक्षण और कारणों को हमें यहाँ पर बताना था, ठीक है। इसके कारणों की बात करते हैं तो कारण के अंतर्गत आप क्या लिखोगे? देखो जितने भी पॉइंट है वो शॉर्ट में लिखे गए हैं, आपको उन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। हम कारण की बात करें तो घुटनों के जो लिगामेंट होते हैं मीडियम लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके जो लेटरल लिगामेंट होते हैं वो मीडियम लिगामेंट के ज्यादा बढ़ जाते हैं। हड्डियों का तथा मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, लंबे समय तक सुखासन में बैठना, उसके बाद गलत तरीके से चलना, तो कई कारण हैं, इसके 3-4 कारणों को आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। अगला है हमारा कि महिलाओं का खेल में कम भागीदारी क्यों है, यानी कि व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 5 या 6 मार्क्स में आ सकता है, आपको ध्यान देना है कि महिलाओं का खेल के अंतर्गत यानी कि खेल में भागीदारी कम होती जा रही है, इसका क्या-क्या कारण है? तो सबसे पहले क्या, घर वालों का ना मानना ऑब्वियसली है, अभी भी चलता आ रहा है। रूढ़िवादी सोच होना, हम अभी भी ये सोचते हैं कि जो हमारा समाज है वो पितृात्मक समाज है, यानी कि जो पैट्रियार्किक कंट्री है हमारी, ठीक है, पैट्रियार्किक कंट्री। समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। भौतिक स्वास्थ्य हो गया, महिलाओं को चिंता नहीं होना, हर जगह पुरुष होते हैं, महिलाओं को दबा दिया जाता है। तो ये चीजें, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आसन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि आसन से आप क्या समझते हैं। तो देखो आसन से तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति की खड़े होने पर आराम की स्थिति, ठीक है, या फिर आराम करने के लिए हिलने या सोते समय उसकी शारीरिक स्थिति से है, ठीक है। जब आसन एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते हो, आपको आनंद थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे या युवाओं को व्यायाम से क्या-क्या लाभ होते हैं? तो ये तो आप भी बनाकर लिख सकते हो कि अगर देखो कोई भी बच्चा 5 से लेकर 17 साल तक का है तो उसको कौन-कौन से लाभ होंगे? ठीक है, उसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे कि हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और जोड़े मजबूत रहते हैं, है ना? हमारा जो हार्ट होता है, जो रक्त वाहिकाएँ प्रणाली मजबूत होती है, ठीक है? हमारे पेशीय तंत्र मजबूत होते हैं, शरीर की स्वास्थ्य संरचनाएँ बनाए रखने में हमारा मदद करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगला है हमारा कि एथलीट टॉयड से आप क्या समझते हैं और ये क्या-क्या है, ठीक है? एथलीट ठीक है, महिला एथलीट 3 संबंधित, ठीक है? देखो नेक्स्ट है हमारे कि गोल शोल्डर की विकृति से आप क्या समझते हैं? गोल शोल्डर के लिए 4 सुधारात्मक उपाय बताइए, यानी कि गोल कंधों की यहाँ पर बात हो रही है कि जिनका कंधा गोल होता है, स्ट्रक्चर वाइज़ अगर जिनका कंधा गोल होता है, तो उनके लिए हम कौन-कौन से उपाय हम बता सकते हैं, तो आपको उपायों के बारे में बताना है। जैसे कि गोल कंधे जो होते हैं, वो एक सामान्य प्रकार की विकृति है, जो कि आपको हो सकता है कि जन्म से ही आपके साथ हो, ठीक है? जिसमें हमारी जो कोशिकाओं से जोड़ा और ठीक है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऊपरी पीठ अत्यधिक गोल हो जाती है और कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि अभी मेरा नॉर्मल है, तो गोल कंधों में एक विकृति है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें ये चीज़ आगे की ओर कंधे हमारे झुक जाते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए, है ना? हम बॉडी को स्ट्रेच जितना करेंगे हमारा शरीर उतना ज़्यादा ठीक होता चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बच्चों के गामक विकास के चरण हैं, हमें बच्चों के गामक विकास के चरणों को यहाँ पर व्याख्या करना है कि देखो बच्चों के गामक विकास का अध्ययन प्रभावशाली रूप से बाल्यावस्था में 3 चरणों में हम लोग मानते हैं, यानी कि इसकी 3 स्टेजेस है। 3 चरण कौन-कौन से? तो सबसे पहले कि मध्य बचपन आ जाएगा, यानी कि 7 से लेकर 10 वर्ष के बच्चे, प्रारंभिक बचपन 3 से लेकर 6 वर्ष के, और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 11 से 12 वर्ष के। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रारंभिक बचपन, फिर आ जाएगा हमारा मिडल एज यानी कि मध्य बचपन, फिर आ जाएगा हमारा थर्ड उत्तर बाल्यावस्था। तो ये 3 स्टेजेस हैं आपको बच्चों के गामक विकास के लिए, तो ये ध्यान में रखना है। पवन मुक्त आसन की विधियाँ बताइए, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ठीक है? आपसे पूछा गया है कि पवन मुक्त आसन की विधियाँ बताइए, तो जब भी
आप ये क्वेश्चन देखो पवन मुक्त आसन का, इसको भी हाईलाइट कर लेना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस आसन को करने के बहुत सारे तरीके भी हैं। सबसे पहले हमें लेट जाना है, ठीक है, पीठ के बल हमें लेट जाना है सीधे होकर, जोड़ों का सीधा आराम करें, गहरी और नियमित रूप से बिना ले सांस ले, ठीक है, धीरे धीरे सांस लेते हुए जोड़ों को उठाएं, अपने जॉइंट्स को उठाएं, घुटनों को मोड़कर अपने ऊपर की ओर या फिर छाती तक लेकर जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे। मोटापे में वज्रासन के 2 लाभ आपको बताने हैं। कोई 2 लाभ आपको मोटापे में, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसके लिए अगर हम वज्रासन सजेस्ट करते हैं तो वज्रासन के 2 लाभ कौन-कौन से हो जाएंगे? तो वज्रासन के 2 फायदे कुछ इस तरीके से हैं। एक तो ये पाचन में सुधार करता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पाचन में सुधार करता है। साथ ही साथ एसिडिटी, ठीक है, अल्सर को रोकने में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा वज्रासन जो है मोटापे वाले व्यक्तियों के लिए अल्सर और एसिडिटी को रोकने में मदद करता है। साइटिका और पीठ के निचले हिस्से की गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा ध्यान मुद्रा है। ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि गोमुखासन की सीमाओं का वर्णन करिए कि अगर गोमुखासन की आप कर पा रहे हो तो इसके कौन-कौन से ऐसे सीमाएं हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो गोमुखासन के निम्नलिखित सीमाएं हैं। जो लोग कंधे, घुटने या पीठ दर्द से पीड़ित हैं उन्हें इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमसे लिमिटेशंस पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति गोल कंधे, घुटने या फिर पीठ दर्द से पीड़ित है उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोग जिनको किसी प्रकार की घुटन या किसी प्रकार की विकृति, चोट समस्या है तो उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक व्यवहार की रणनीति को संक्षेप में सजाइए, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर को, ठीक है, सकारात्मक व्यवहार की रणनीति को संक्षेप में समझाइए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप बना के लिख सकते हो कि पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है ना? तो उसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। श्रवण हानि, अगला क्वेश्चन है कि श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति कोई 5 विकलांग कोई 5 विकलांगता शिष्टाचार को बताना है, ठीक है? तो श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति दिखाए जाने वाले विभिन्न विकलांगता शिष्टाचार है, जैसे कि हाथ हिलाकर, कंधे पर थपकी देकर, ठीक है? यानी कि जब हम किसी को जेस्चर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, हम सामने वाले से मिले, हमने हाथ मिलाया, उसके कंधे पर हमने उसको शाबाशी दी, ठीक है? इस तरीके से हम उसका ध्यान भी आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप और व्यक्ति इससे परिचित है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्तित्व को सीधे देखकर स्पष्ट रूप से बोले। तो श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति आप इस प्रकार के शिष्टाचार का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगला है संतुलित आहार किसे कहते हैं और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे आहार आपको मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था। ऐसे आहार जो हमारी बॉडी के, जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण होते हैं, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है? तो आप क्या बताओगे कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा अनुसार सारे तत्व होते हैं, जिसमें हम लोग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, ठीक है? इन सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, ठीक है? ये आपको करना है। नेक्स्ट है, ठीक है? अब हमसे पूछा गया है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो देखो प्रोटीन क्या होता है, हमारी कोशिका निर्माण में भी सहायक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रोटीन से क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है, ठीक है? प्रोटीन क्या करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी-कभी सल्फर जैसे तत्वों से भी बनी हुई होती है। प्रोटीन शरीर में अमीनो अम्ल के द्वारा रक्त में मिल जाती है और अमीनो अम्ल का प्रयोग शरीर के द्वारा मांसपेशियों, ठीक है? तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? तो प्रोटीन हमारे बॉडी के जो कोशिकाएँ होती हैं, हमारे सेल्स जो होते हैं, उनको बिल्ड करने के लिए हम लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं और ताकि हम मजबूत दिख सकें, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? साधारण कार्बोहाइड्रेट के अंतर को स्पष्ट करिए। तो एक कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया होगा कि कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा है? तो आप कहोगे सर साबुत अनाज। कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा है? तो आपने कहा सर साबुत अनाज। अगर हम साबुत अनाज खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हमें वहाँ से हो जाती है, ठीक है? तो ये हमारे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है साधारण कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इसके 2 पार्ट्स को पूछा गया था। तो साधारण कार्बोहाइड्रेट की जब बात आती है तो ये अनाज जैसा, जैसे कि गेहूँ की बात कर लें हम लोग, चावल ले लें, ठीक है?
ये सारे रसीले फल हो गए आपके, जैसे कि गन्ना हो गया, चुकंदर हो सकता है ना? आप आम का सेवन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो पानी में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ध्यान देना है, साधारण कार्बोहाइड्रेट मतलब पानी में एक तो घुलनशील होते हैं, ठीक है? पानी में जो घुलनशील हो, ठीक है? और साथ ही साथ जो मीठे हों, ठीक है? जो मीठे हो और रसीले हों, ऐसी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, यानी कि जटिल में क्या? तो साधारण कार्बोहाइड्रेट के विपरीत स्वाद में मीठा ये नहीं होता है, यानी कि ये मीठा नहीं हो थोड़ा-सा, ठीक है? इनमें हम लोग स्टार्च लेते हैं, ग्लूकोज़ लेते हैं, जो कि आलू, गेहूँ, चावल, गाजर, मक्का इत्यादि में पाए जाते हैं और ये पानी में घुलनशील नहीं होता, ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पानी में घुलनशील नहीं होते, ये पानी में घुलनशील होते हैं, ये चीज़ नहीं होते। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है? ये तो नॉन मतलब ये तो आपको आप भी बना के लिख सकते हो कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आपको बताना है कि हमारे लिए पानी क्यों ज़रूरी है। तो देखो पानी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ना? पानी हमारे आहार का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 70% जो भाग है, वो जल है और रक्त में भी 90% का जो भाग है, वो जल से ही होता है। ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी, टेम्परेचर लो होगा, हम लोग चक्कर खा के गिर जाएँगे। तो इसलिए हमारी बॉडी में पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्पाहार के नुकसान का क्या अर्थ है? तो अल्पाहार के नुकसान का अर्थ होता है शरीर में कैलोरी की मात्रा का कम आहार को काफ़ी कम कर देना, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, व्यक्ति थकान महसूस करता है, ठीक है? और उसके शरीर में थकावट या फिर दर्द भी रहता है, ठीक है? तो अल्पाहार का मतलब हो गया कि आपने अपनी कैलोरीज़ जो है, जो प्रतिदिन की जो कैलोरीज़ है, उसको आपने कहीं न कहीं पूरा नहीं किया है, ठीक है? उसके बाद संतुलित आहार ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, संतुलित आहार क्या होते हैं, ठीक है? तो ऐसे आहार जो हमारे बॉडी के विकास के लिए, जो हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, विटामिन हो गया, खनिज हो गए, है ना? तो ये सारे हमारे संतुलित आहार में आ जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की हम लोग बात करते हैं, तो देखो जब भी आपसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है? तो ऐसे तत्व आप कहोगे, ऐसे पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत हमें हर दिन होती है, ठीक है? जिनकी ज़रूरत हमें हर दिन होती है, ठीक है? ऐसे पोषक तत्व होते हैं वो जिनकी ज़रूरत हमें हर दिन होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? योजना के उद्देश्य हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि योजना के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं। है ना? तो योजना के जैसे कि अच्छा तालमेल स्थापित करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। हम लोग अच्छा नियंत्रण करना के लिए, गलती की संभावना को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए, रचनात्मकता को बढ़ावा और बजट को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब ओवरऑल आप लोग प्लानिंग क्यों करते हो? ताकि आप चीज़ों को कम क आप गलतियाँ कम कर सकें, मिस्टेक कम कर सकें, आप अपना समय बचा सकें, तो इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी होती है ना? तो ओवरऑल जो है हमने 25 क्वेश्चन्स को अभी डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? इतना ही अगर आपने सारे 50 एमसीक्यूज़ की वीडियो देख ली और ये 25 क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपने जान लिया और आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कर सकते हैं, ठीक है? आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।